दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि स्लम्प जो होता है कैसे वेरी करता है साइट पे स्ट्रक्चर वाइज, यानी कि स्ट्रक्चर्स के किस पार्ट के लिए कंक्रीट का स्लम्प कितना होना चाहिए। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि स्लम्प होता क्या है। पहले आपको बताएंगे कि हम किस किस स्ट्रक्चर के पार्ट्स के लिए क्या क्या स्लम्प होना चाहिए। सबसे पहला है आरसीसी और एक होता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, अगर इंक्लाइंड सरफेस है, एक्सपोजर क्या है, इंक्लाइंड सरफेस अगर है, इंक्लाइंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोई है, अगर उसकी हम लोग कास्टिंग करानी है तो उसके लिए स्लम्प आपका होना चाहिए 25। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए भी क्या होता है आपका 25 ही होता है। और मास कंक्रीटिंग, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में अगर कास्टिंग होनी है तो वहाँ पे स्लम्प क्या रखते हैं हम लोग 25 रखते हैं। तो आरसीसी हो या पीसीसी हो। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो सारे आरसीसी के लिए है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। एक होता है डब्लू वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट, WCR क्या होता है। एक होता है FCR और एक होता है आपका HCR। ये तीन टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि WCR क्या होता है, आर WSR क्या होता है। तो WSR होता है वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट, WSR वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट। तो WSR के लिए आपका जो होता है स्लम्प का वैल्यू 40 से 50 होना चाहिए, ठीक है। RCR के लिए होना चाहिए 50 से 75। और HCR के लिए आपका होना चाहिए स्लम्प क्या होना चाहिए, HCR के लिए स्लम्प होना चाहिए 75 से 125। अब हम लोग जानेंगे कि ये WSR क्या होता है, RCR क्या होता है और HCR क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं। तो WSR होता है कि वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट, यानी कि जहाँ पे रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको वाइडली यानी कि वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट बोलते हैं, यानी WSR, ठीक है। अब WSR के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो WSR के अंतर्गत आते हैं आपके जैसे पियर हो गया, एवॉटमेंट हो गया, पियर, एवॉटमेंट, फूटिंग, पियर, एबॉटमेंट, फूटिंग और वेल स्ट्रेनिंग। वेल फाउंडेशन आपने सुना होगा नाम, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। तो वेल स्ट्रेनिंग जो आता है ये WSR के अंदर आता है, जिसका स्लम्प होना चाहिए 40 से 50 होना चाहिए। वाइडली स्पेस्ड रेनफोर्समेंट जिसके अंतर्गत आता है पियर, अबॉटमेंट, वेल स्ट्रेनिंग आता है और फुटिंग आता है, ठीक है ना। स्लम्प 40 से 50 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, हमने बोला था RCR। RCR का मतलब होता है, FCR बोला था, RCR फेयर डिग्री ऑफ रेनफोर्समेंट, FCR फेयर डिग्री ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है।
फेयर डिग्री ऑफ रेनफोर्समेंट FCR। तो फेयर डिग्री ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए आपका स्लम्प होना है 50 से 75 होना चाहिए, 50 to 75 होना चाहिए। FCR के अंदर आपका आता है फेयर डिग्री ऑफ रेनफोर्समेंट, फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन। ये होता है फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट FCR। फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए होना चाहिए 50 से 75। इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं? तो फेयर FCR हो गया फेयर डिग्री ऑफ FCR, फेयर डिग्री ऑफ FCR, फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। इसके अंतर्गत आपका स्ट्रक्चर्स का पार्ट आता है, जैसे हमने बोला था पियर, तो पियर का कैप होता है, पियर कैप। अपार्टमेंट हमने बोला था, अपार्टमेंट कैप होता है, ठीक है। और वेल स्टैंडिंग बोला था, यहाँ पे आता है आपका वेल कैप आता है और वेल कर्व आता है, ठीक है। और वैसे वॉल आते हैं स्ट्रक्चर्स के, मतलब वैसे वॉल आते हैं जिसका थिकनेस 300 से ज़्यादा होता है, 300 mm से जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है वो आता है किसके अंदर में? FCR, फेयर डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। और इसका स्लम्प होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए भाई? 50 से 75। अब आता है तीसरा आपका है, हमने बताया था HCR। ACR होता है आपका हाई डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, या हाई कंजस्टेड रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। हाई कंजस्टेड रेनफोर्समेंट या हाई डिग्री ऑफ कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। यहाँ पे आपका होता है 75 से 125 होना चाहिए स्लम्प, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं? तो इसमें आता है आपका गडर आता है, RCC गडर, PAC गडर हो सकता है, या बॉक्स गडर, ठीक है। उसके बाद आता है स्लैब। इसके अंतर्गत क्या आता है? स्लैब आता है। और वैसे वॉल आते हैं जिसका थिकनेस क्या हो, 300 mm से कम हो। उसके लिए स्लम्प क्या होना चाहिए आपका? 75 से 125। और लास्ट आपका है स्लम्प होना चाहिए 150 से 200। इसमें आता है आपका, जैसे कोई कास्टिंग आपका, जैसे हम लोग पाइल का कास्टिंग कराते हैं, पाइल फाउंडेशन, यानी कि वैसे कंक्रीट वर्क जो पानी में हो रहे हैं, ठीक है, या जो कंक्रीट कास्टिंग जो है, कंक्रीट पोरिंग जो है बूम प्लेसर से हो रहा है, तो वहाँ पे स्लम्प आपका 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमने जाना स्लम्प के बारे में और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग हमारे कंक्रीट का स्लम्प कितना होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्लम्प क्या होता है। अभी इस वीडियो में भी चलिए इसी में ही हम डिटेलिंग कर देते हैं। स्लम्प जो होता है, स्लम्प टेस्ट किया जाता है। स्लम्प टेस्ट करने के लिए एक कोन होता है, स्लम्प कोन होता है, और एक टेम्परिंग रॉड होता है, 16 mm का होता है, जिसका हाइट होता है 600 mm। टॉलरेंस इसका ±2 mm हो सकता है। और इसका यूज़ करते हैं टेम्परिंग करने के लिए। प्रत्येक लेयर पे 25 टाइम्स का हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। और कोन को कितने लेयर में? 4 लेयर में भरते हैं। कितने लेयर में? 4 लेयर में कोन को भरते हैं। कोन के बारे में अगर डिटेलिंग जाने तो कोन का जो होता है, स्मॉलर डाया 100 mm होता है, लार्जर डाया जो होता है वो होता है 200 mm, और हाइट जो होता है कोन का हाइट जो होता है आपका 300 mm होता है। तो स्लम्प टेस्ट और एक बेस होता है, ठीक है ना। स्लम्प कोन का एक बेस होता है जिसके ऊपर स्लम्प कोन रख करके उसमें कंक्रीट भरी जाती है। तो स्लम्प
कोन के बेस पे स्लम्प कोन को रख करके नट बोल्ट टाइट की जाती है और इस प्रकार से मतलब इसको चेक किया जाता है कि उसमें कोई वाटर लीक नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार से टाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कंक्रीट भरते हैं कितने लेयर में, 4 लेयर में भरते हैं और प्रत्येक लेयर पे हम लोग 25 टाइम्स टेम्परिंग करते हैं और उसके बाद फाइनल होने के बाद क्या करते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर में 3 से 4 मिनट के अंदर में ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। कंक्रीट डालना, ठीक है, और टेम्परिंग, ठीक है, और 5 से 7 सेकंड के अंदर में स्लम्प जो है उसको उठा लेना चाहिए ओपन करके, ठीक है। तो अब इसके उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट फैल जाएगा, वहाँ बेस पे फैलेगा। तो अब देखिए उसका शेप के आधार पे जो होता है ना, शेप के आधार पे उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। अगर एक प्रॉपर शेप दे रहा है कोन की तरह, ठीक है, तो वो आता है ट्रू स्लम्प उसको बोलते हैं। अगर इंक्लाइंड अगर शेप दे रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड अगर दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्लम्प। अगर वो पूरे फैल गया बेस पे, ठीक है, पूरे फैल गया, कोलैप्स हो गया, तो उसको बोलते हैं कोलैप्स स्लम्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्लम्प होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है शेयर और एक होता है कोलैप्स। अब इसका हाइट कैसे नापने हैं, तो उसमें एक आपका हैंडल रहता है, किसमें बेस में लगा होता है। बेस के हैंडल से और उसके सामने जो कंक्रीट आपका है उसके सामने हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ हम लोग क्या करते हैं, हाइट नापते हैं कि कंक्रीट और उसके हैंडल के बीच में कितने गैप आ रहा है, वो आपका स्लम्प का वैल्यू होता है। स्लम्प का वैल्यू होता है। स्लम्प टेस्ट किस लिए करते हैं, तो स्लम्प टेस्ट करते हैं कंक्रीट की कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए। यानी वर्केबिलिटी बोले तो कंक्रीट कितना वर्केबल है, यानी कि अगर कंक्रीट को हम प्लेस कर रहे हैं कास्टिंग के लिए तो वो इजीली जो है स्ट्रक्चर्स के प्रत्येक पार्ट में मतलब प्लेस हो जाए, ठीक है ना। और पहले आपने जाना भी कि हर स्ट्रक्चर्स के रेनफोर्समेंट के आधार पर जो होता है ना, डिग्री ऑफ कंजेशन के आधार पर जो है रेनफोर्समेंट के आधार पर स्लम्प रिक्वायर्ड होता है कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए स्लम्प टेस्ट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्लम्प टेस्ट क्या होता है और स्लैम्प स्ट्रक्चर के पार्ट वाइज और रेनफोर्समेंट के आधार पर कैसे वेरी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में।